नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजू लता में आपका स्वागत है। और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो कि हमारा कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन कर रहे थे। लगातार 10-12 वीडियो से जो वीडियो बन रहे हैं हम उनसे लगातार इन राष्ट्रीय आय की ही गणना कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय का ही अध्ययन कर रहे हैं। और आज उसका लास्ट टॉपिक है। इसके पिछले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय को आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि के द्वारा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने तीनों विधियों के द्वारा सेम आंकड़े प्राप्त किए थे, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि और आप लोगों ने अच्छे से अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक हमने आपको उसमें बहुत अच्छे से विस्तार से बताया भी कि जब तक हम नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर हम इतनी अच्छे तरीके से अपने दिमाग में उस चीज़ को नहीं उतार पाते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है और इतना ही कहना चाहूँगी कि नोट्स ज़रूर बनाइए और थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके उसको देखिए। क्योंकि राष्ट्रीय आय को जानने के लिए आप उसकी अवधारणाओं को अच्छे से पढ़िए, आप उस मापन की विधियां हैं उनको अच्छी तरह से देखिए, सुनिए और पढ़िए, तब आपकी समझ में आएगा। वैसे आपकी बुक्स में सभी कुछ दिया हुआ है, लेकिन बुक्स में इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। और आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक यानी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि हमारे 2-3 टॉपिक छोटे छोटे रह गए हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय को गणना करते समय क्या समस्याएं आती हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच में क्या संबंध है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ में हम हरित लेखांकन क्या है यानी ग्रीन अकाउंटिंग क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक है सतत विकास या टिकाऊ विकास, किसको कहते हैं। इस तरह के 3-4 टॉपिक हैं, हमारे पॉइंट हैं, हम उनको ही आज अध्ययन करेंगे। आज ही हम आज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ या समस्याएं क्या हैं, इनको मैंने इस बोर्ड पे उतार दिया है और आप लोग भी इस बोर्ड इसमें देख लीजिए क्या क्या हैं, किस किस तरीके की ये हैं। पहली समस्या है इसकी अशिक्षा। देखिए, जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने बारे में अच्छे से जानकारी नहीं दे पाते हैं। क्योंकि वो अशिक्षित होते हैं, उन्हें क्या जानकारी देनी चाहिए, किस तरीके से उनको जानकारी देनी चाहिए, इस बात को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो पहली बात है, समस्या क्या है, लोगों का अशिक्षित होना। इसीलिए तो कहते हैं कि बिना पढ़ा नर पशु कहावे और इस जग में बहु दुख पावे। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है व्यक्ति के जीवन की, जो उसके विकास की ताला है उसको खोल देती है। यानी सतत जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो शिक्षा ही है। जब हम शिक्षित होंगे तो अपने उन्नति के लिए कार्य करेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, हमें सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि जब अगर हमारा जीवन स्तर आर्थिक रूप से निर्भर हो गया है अच्छी तरीके से, तो फिर हम किसी दूसरे का भी पेट भर सकते हैं। जब हमारा पेट भरा होगा तो हम दूसरे का भी पेट भरेंगे। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि भरा है पेट तो संसार जगमगाता है और खाली हो पेट तो ईमान डगमगाता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन पहले हमें अपना भरना पड़ेगा पेट। हम अगर अच्छी तरीके से अपनी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा हम अपनी जीवनचर्या को अच्छे से चला रहे हैं तो हम दूसरों को भी शिक्षा दे सकते हैं, दूसरों को भी कुछ दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरा है हमारा वस्तु विनिमय। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी के पास चीनी है और किसी को पत्ती की ज़रूरत है, चाय की पत्ती की, तो वो आपस में ही वस्तु विनिमय कर लेते हैं। और जबकि राष्ट्रीय आय किस में आकी जाती है, मुद्रा में। तो ये यहाँ पर भी एक कठिनाई आती है राष्ट्रीय आय के आकलन में, क्योंकि ये जो हमारा वस्तु विनिमय होता है ये जोड़ा ही नहीं जाता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। और तीसरा है हमारा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का अभाव। भारतवर्ष में क्या है, जो एक व्यक्ति होता है ना वो वही सारे काम कर लेता है,
लेकिन जबकि अगर श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करने की प्रक्रिया को श्रम विभाजन कहते हैं। तो जब एक ही व्यक्ति एक ही कार्य करता है तो वो उसमें पारंगत हो जाता है, तो इससे उत्पादन बढ़ता है ना उत्पादन प्रक्रिया। इसीलिए तो बड़े पैमाने पर हमारे भारत में उत्पादन होता है, तब इस चीज़ को अपनाया जाता है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। जैसे कि अभी अगर हमारी उसमें गले में कोई प्रॉब्लम हो या हमारी नाक में प्रॉब्लम हो तो हम कहते नहीं है ENT के पास जाओ, डॉक्टर MBBS डॉक्टर के पास नहीं, एक विशेषज्ञ के पास जाओ, ऐसी राय देते हैं ना लोग। कुछ लोग कहते भी जैसे कि किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, तो वो उसी से रिलेटेड डॉक्टर के पास जाता है ना। इसी तरीके से ये उत्पादन में भी ये होता है कि जो ज़्यादा पारंगत है किसी भी प्रक्रिया में तो वो तरक्की ज़्यादा कर लेता है। तो ये लेकिन हमारे भारत में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण दोनों का ही अभाव है। इस कारण भी राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ आती हैं। अगला है सूचना अविश्वसनीय। सूचनाएं कैसी प्राप्त होती हैं? जो अविश्वसनीय होती हैं, मतलब विश्वास के काबिल नहीं होती है, क्योंकि ये कोई समझ ही नहीं पाता है कि राष्ट्रीय मतलब हम सही आंकड़े दें। क्योंकि हमारे भारत में क्या है, हर व्यक्ति अपनी आय को छुपाता है, जल्दी बताना नहीं चाहता है। इस कारण क्या होता है कि जो जानकारी मिलती है वो आधी अधूरी मिलती है। इस कारण भी राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां हैं और भौतिक कल्याण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगला है रीति का चयन। हमारे यहाँ क्या होता है, उपयुक्त रीति का चयन नहीं कर पाते हैं। जैसे व्यय विधि है या आय विधि है या उत्पादन विधि है, तो इसमें से उत्पादन विधि है, इसमें दोहरी गणना का अभाव हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारी व्यय विधि है, इसमें भी निजी उपभोग व्यय होता है जैसे, और सरकारी व्यय होता है, विनियोग पर व्यय होता है, शुद्ध निर्यात पर जो व्यय होता है। इन सबको जोड़ करके तो व्यय विधि प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। इस कारण जो हमारे भारत में है, जो रीति अपनाई जाती है राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए, वो मिश्रित विधि कहलाती है। यानी उत्पादन विधि भी उसमें शामिल होती है और आय विधि भी। ठीक है, तो ये। और अगला है विदेशी फर्मों द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय। जो विदेशी फर्में हैं हमारे भारत में, उनमें भी आय हमको बिल्कुल एक्यूरेट प्राप्त नहीं होती है, उसमें भी झूठ सच बोल देते हैं, सही आय का आकलन या आंकड़े नहीं देते हैं। अगला है हमारा सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन। हमने आपको पहले ही बताया कि जब अशिक्षित होंगे तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन आता है और हमारे समाज में वैसे भी ये व्याप्त है। इस कारण भी हमें सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये थी हमारे राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ, समस्याएं या बाधाएं। और अब हम पढ़ेंगे 1 मिनट राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में संबंध। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में संबंध यानी सोशल वेलफेयर। देखिए, जब हम आर्थिक कल्याण को जानेंगे, इससे पहले हम वेलफेयर को जान लें। देखिए, वह समाज जिसमें सब लोग संतुष्ट हों, सब लोग खुश हों, सब लोग प्रसन्न रहें। और ये कब होगा? जब उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होती रहें। अब इच्छाओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आवश्यकताओं की बात कर रही हूँ। क्योंकि इच्छा है हमारी, हम विमान में सफ़र करें, नहीं हम कर सकते क्योंकि ये आवश्यकता हमारी नहीं है। और इच्छा और आवश्यकता ये अलग एक चैप्टर है, इसको मैं और अच्छे से बाद में समझाऊंगी, क्योंकि अभी हम राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं। तो कल्याण का क्या मतलब है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहेंगी, तो हम संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे, है ना। जैसा इसमें लिखा हुआ भी है, देखिए आप लोग उसको उतार जरूर लीजिएगा। कल्याण से आशय जिसमें समाज के लोग प्रसन्न व संतुष्ट हों। दूसरा है अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक कल्याण वह होता है। आर्थिक कल्याण क्या होता है? जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा से संबंधित हो, मुद्रा से संबंधित हो, उसको ही हम आर्थिक कल्याण कहेंगे। ठीक है, और जो कि मुद्रा के द्वारा ही तो मापन होता है। राष्ट्रीय आय का मापन किसमें होता है? मुद्रा के द्वारा। तो आर्थिक कल्याण भी मुद्रा के द्वारा ही मापा जा सकता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से।
तीसरा है इसका कि राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में गहरा संबंध होता है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। जैसे अभी हम कह रहे थे आपसे कि क्या आय बढ़ती है तो कल्याण बढ़ता है, तो हाँ, राष्ट्रीय आय यदि बढ़ेगी तो कल्याण भी बढ़ेगा। अगला है इसका राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण बढ़ता है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसको उतार लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। अब मैं आपको बताऊं इसमें कि जब राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय व्यय बढ़ता है, और जब राष्ट्रीय व्यय बढ़ता है तो आर्थिक कल्याण बढ़ता है, क्योंकि लोग ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं, और जब वो ज़्यादा खर्च करते हैं तो ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। ये तो एक नेचुरली सी बात है, आप लोग भी समझ सकते होंगे कि जैसे कि मेरी इच्छा है, मान लीजिए एक अच्छी सी स्कूटी खरीदने की, और मुझे ज़रूरत भी है उसकी, तो फिर मैं उसको खरीद लेती हूँ और मैं उसको चलाती हूँ, तो मुझे संतुष्टि मिलेगी ना, मिलेगी? संतुष्टि नहीं मिलेगी? जब संतुष्टि मिलेगी तो मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न होगा तो हमें खुशी भी मिलेगी, आनंद भी आएगा, है ना। ये सब अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के पहले ही चैप्टर में है कि परिभाषाओं की समझ भी नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट डालिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों की जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग दोबारा से पूछ रहे हैं, तो मैं उसको दोबारा से भी समझा दूंगी, ठीक है। तो ये था आपका कल्याण, आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय। अब हम एक पढ़ लेते हैं, एक अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी आर्थिक कल्याण होता है या नहीं होता है। तो किन कारणों से नहीं होता है वो मैं अभी आपको बता दें। तो हम आपको बता दें कि आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा, तो आप लोग ये सोचेंगे, अभी कह रही थी राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो कल्याण बढ़ता है, और अब कह रही है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी कल्याण नहीं बढ़ता। हाँ, इसके भी कुछ घटक होते हैं, कुछ इसमें बाधाएं होती हैं, कुछ विषमताएं होती हैं, जिस कारण राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं विषमताएं। पहली विषमता है राष्ट्रीय आय का वितरण, यानी राष्ट्रीय आय का वितरण यदि समान नहीं है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अमीरों को अगर ज़्यादा मिल रहा है राष्ट्रीय आय का हिस्सा, या अमीरों की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो गरीब और गरीब हो जाएगा, या गरीब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है तो गरीब के आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, और अमीर हो जाएगा, यानी गरीब और अमीरों के बीच की जो खाई है वो और चौड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय तो कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, यानी समान वितरण होगा तो आर्थिक कुशलता बढ़ेगी, आर्थिक समानताएं बढ़ेंगी, और यदि वितरण असमान है तो आर्थिक विषमताओं का जन्म होगा। और अगली है आय को अर्जित करने का तरीका। अब आय को अर्जित करने का तरीका, जैसे देखिए कोई मजदूर है, वो अगर खान में काम कर रहा है तो समझ सकते हो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। या जो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है तो उसके लिए उसका आर्थिक कल्याण जो है वो कम बढ़ेगा, लेकिन जो एसी वगैरह में काम कर रहा है, जो अनुकूल परिस्थितियों में काम कर रहा है, उसका आर्थिक कल्याण ज़्यादा बढ़ेगा। अगला है आपका आय को व्यय करने का ढंग। अब देखिए जैसे कुछ लोग हैं अपनी आय को किसमें व्यय करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं। लेकिन अगर यही खर्च वो अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने लगें, दवाई पे खर्च करने लगें, तो उनका आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। अगर हमने भी आपसे कहा ना कि वो अगर आप उपभोग पर व्यय करते हैं, अच्छे उपभोग पर व्यय करते हैं, जैसे अब किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर की फीस दे रहा है, तो उसका आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आय बढ़ने पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला है आय को कार्यस्थल की दशाएं। वो मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ कि अगर हवादार है जगह जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, एयरी है, धूप आ रही है, धूप की व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है, कार्य के घंटे कम हैं,
तो व्यक्ति ज़्यादा मन से काम करेगा और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और इसके विपरीत अगर बदबूदार है, सीलन है, तो व्यक्ति का मेंटल जो स्वास्थ्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो उसका प्रभावित उससे रहेगा। और फिर मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ फिर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है, जिससे उसका आर्थिक कल्याण गिरता है। ठीक है। अगला है तीव्र जनसंख्या। यदि राष्ट्रीय आय में जितनी वृद्धि हो रही है उससे तीव्र यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तो ये थी हमारी विषमताएं कि राष्ट्रीय आय बढ़ने से कल्याण बढ़ता है, लेकिन कब नहीं बढ़ता है। तो ये चीज़ आपने खूब अच्छे से समझ ली होगी इसको, और इसको अच्छे से उतार भी लीजिए। इसके बाद में आपका एक चीज़ और रह जाती है, वो है आपकी हरित लेखांकन। चलिए उसको भी हम समझा देते हैं। हरित लेखांकन क्या है? उसको बाह्य घटक भी कहते हैं, यानी बाहरी घटक भी उसको बोलते हैं। देखिए, जब हम उत्पादन कार्य करते हैं तो हरित लेखांकन के पहले हम क्या जानेंगे? ग्रीन अकाउंटिंग, यानी हरित क्रांति, हरित लेखांकन, इसको क्या कहते हैं? देखिए, जब हम कोई भी उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, इसमें आर्थिक कल्याण को पर्यावरण से जोड़कर समझा गया है। अब पहले तो हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि लेखांकन किसे कहते हैं। जैसे आय व्यय का ब्यौरा है, अपनी दैनिक क्रियाओं का ब्यौरा है, अपनी दैनिक जो हम अपना जीवन जीते हैं उनके लिए अगर हम लिखित में लिखते हैं तो उसको भी लेखांकन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है हरित लेखांकन। हरित का मतलब होता है पर्यावरण से संबंधित बात। तो क्या है, इसको हरित लेखांकन को किससे जोड़ के अध्ययन किया जा रहा है? पर्यावरण से इसको जोड़कर इसका अध्ययन किया जाता है। यानी आर्थिक कल्याण को पर्यावरण से जब जोड़ते हैं तब अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है हरित लेखांकन। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम उत्पादन कार्य करते हैं तो इससे पर्यावरण की भी हानि होती है, उसका अध्ययन जब किया जाता है उस हानि का, तो ये कहलाता है हरित लेखांकन। ये क्या कहलाएगा? हरित लेखांकन। हरित लेखांकन को हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए कैसे प्राप्त करते हैं, ऐसे करेंगे, पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? बराबर क्या करेंगे, इसमें हम राष्ट्रीय आय में से पर्यावरण हानि को घटा देंगे। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? पर्यावरण हानि को। तो जो हमें प्राप्त होगी वो कहलाएगी पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब पर्यावरण हानि कैसे होती है इसको भी मैं समझा दे रही हूँ। देखिए, जैसे कि जब भी हमारे देश में बहुत सारे उत्पादन कार्य होते हैं जिससे पर्यावरण को बहुत हानि होती है, हमारी भावी पीढ़ी को नुकसान होता है नहीं होता है। तो ये सब जब नुकसान होते हैं तब क्या होता है, तो हम उसे राष्ट्रीय आय में, लेकिन हम उत्पादन को तो राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं लेकिन पर्यावरण हानि को शामिल नहीं करते हैं ना। लेकिन इसके द्वारा हम पर्यावरण हानि को भी शामिल कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक हमारे पास एक सबसे अच्छा उदाहरण है तेल शोधक कारखाने का। जब वो तेल शोधक कारखाना जब हम आता है ना हमारे पास, तो क्या होता है, जब कच्चा तेल आता है तो हम क्या करते हैं, उस तेल को हम परिशोधन करते हैं ना। तो कैसे कहते हैं, जैसे कि तो क्या होता है, इसमें जो तेल परिशोधन हुआ वो तो राष्ट्रीय आय में गणना हो गई, लेकिन जो उस तेल का कचरा कूड़ा जो किसी नदी में गया, किसी समुद्र में गया कहीं पर, तो वो क्या करता है, वहाँ के जलीय जीवों को हानि पहुँचाता है, मछलियों को हानि पहुँचाता है, भावी पीढ़ी उससे प्रभावित होती है, तो उसके प्रदूषित होता है ना पर्यावरण। तो ये सब इसकी हम गणना नहीं करते हैं, लेकिन इस हरित लेखांकन के अंतर्गत हम इसकी भी गणना करते हैं। आप इसको उतार लीजिए, पर्यावरण संशोधित आय को हम कैसे लिखेंगे आप इसको देख लीजिए और अच्छी तरीके से, क्योंकि जब भी हम कोई विकास कार्य करते हैं तो हमें पर्यावरण को हानि जरूर होती है। जैसे बांध बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं,
नहरें बनाई जाती है तो उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है नहीं होता, प्रभावित होता है कि नहीं होता है? क्योंकि भाई पेड़ काटे जाते हैं, गांव खेती के जो खेत के योग्य होती है भूमि उसको भी हम लोग शामिल करते हैं इसकी भूमि के अंतर्गत, उसकी जगह को ले लेते हैं। इस कारण तो हमारे यहाँ जो वनों का जो भूभाग है वो कम हो रहा है ना, बहुत कम हो गया है। क्योंकि पहले जो भी था 22%, अब मुश्किल से 14% या 16% रह गया है। अभी एक्यूरेट मुझे नहीं इस समय ध्यान है, लेकिन मैं फिर भी इतना कम हो गया हमारे वनों की जो वनों का भूभाग था। तो इसीलिए ये पर्यावरण को हानि होती है। और जैसे हमने आपको अभी तेल शोधक कारखाने का दिया कि हम उसमें जो कच्चा तेल लेते हैं वो मध्यवर्ती वस्तु होती है, उसके मूल्य को तो निकाल देते हैं, लेकिन जो ये पर्यावरण को हानि होती है इसको हम जोड़ते नहीं हैं। तो इसको भी चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं तब हम इसको ज्ञात करते हैं। अब हमारी एक चीज और रह गई है, क्या है वो? टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास या सतत विकास, ठीक है। इसको सतत विकास और टिकाऊ विकास किसे कहते हैं? कि वो है कि जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो किया जाता है, लेकिन वो भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे टिकाऊ विकास या सतत विकास कहते हैं। यानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और उसको बिना कुछ नुकसान किए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करने को सतत विकास या टिकाऊ विकास कहते हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ी यानी भावी जो पीढ़ी है हमारी उसको कोई भी नुकसान ना हो। जैसे कि जल, यदि जल हम आज ही सब खर्च कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा ना। इसलिए जो जल है उसको सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि पीने वाला जो पानी है वो 0.2 है केवल हमारे पूरे विश्व में। तो उस पानी को हम बहुत अच्छे से खर्च करें, बहुत कम खर्च करें। जैसे जितनी ज़रूरत हो, 1 बाल्टी ज़रूरत हो तो 1 बाल्टी खर्च करें, 1 गिलास ज़रूरत हो तो 1 गिलास लें। ज़रूरी नहीं हम आधा गिलास पी लिया आधा गिलास फेंक दिया, ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। और वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। एक तो हम पानी को बचाएं और दूसरा हम वृक्षों को लगाएं। कहीं भी थोड़ी सी जगह मिलती है तो वहाँ पे पौधे को ही लगा दीजिए, लेकिन ज़रूर लगाइए। तो ये हमारी राष्ट्रीय आय थी पूरी, आज तो पूरी कंप्लीट हो गई। ये काफ़ी लंबा अध्याय चला हमारा, कम से कम 10-11 वीडियो बन गए, लेकिन ये बहुत अच्छे से हमें लगता है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मन लगा करके पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। कोई अपना सुझाव भी दे सकते हैं हमें और अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आप लोग मन लगा कर पढ़िए। नमस्कार।